नमस्कार, मैं हूं कुसुम बाजवान। आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। आज के समय में गिने चुने लोग ही भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं और इनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसी ही जगह पर जाने का शौक रखते हैं जहां ऐसी ही रहस्यमय जगह का वास हो। हर शहर, हर इलाके का अपना ही इतिहास होता है। वहां ऐसी ही जगह होती है जहां भूतों का साया होता है, जहां जाते ही अच्छों का पसीना छूट जाता है। आज हम आपको बताएंगे निजामों के शहर हैदराबाद की सबसे डरावनी जगह के बारे में। रामोजी फिल्म सिटी को 1996 में रामोजी राव द्वारा बनवाया गया था, जो भारत के हैदराबाद में है। ये सिटी लगभग 1666 एकड़ में फैली है और यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने भी आते हैं। जो चीजें आपको बड़ी बड़ी सिटीज में देखने को मिलती हैं, वो सब चीजें आपको रामोजी फिल्म सिटी में भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ छोटी मोटी चीज से लेकर 5 स्टार होटल्स तक की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब बात आती है कि रामोजी फिल्म सिटी को कुछ लोग भूतिया या मिस्टीरियस प्लेस क्यों मानते हैं, क्यों यहाँ लोग कुछ पैरानॉर्मल देखने और फील करने की बात करते हैं। कहते हैं रामोजी फिल्म सिटी जिस जगह पर बनी है वो पहले हैदराबाद के निजामों का युद्ध स्थल मतलब लड़ाई का मैदान हुआ करता था। यहाँ युद्ध में बहुत से सैनिकों की दर्दनाक मौतें हुई थी और ये जगह युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों का कब्रिस्तान भी रह चुकी है। और फिर बाद में ये जगह फिल्म सिटी को दे दी गई और यहाँ रामोजी फिल्म सिटी को बना दिया गया। कहते हैं कि युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्माएं आज भी इस जगह मौजूद हैं और वो फिल्म सिटी को हॉन्ट करती है। यहाँ पर काम करने वाले लोग समय समय पर अपने साथ होने वाले अजीब इंसिडेंट्स को बताते आए हैं। शूटिंग के दौरान लाइट्स अपने आप बंद हो जाया करती थी। लाइटमैन को ऐसा लगता था जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो, लेकिन वो हैरान होता था क्योंकि उसके आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया करता था। कई बार तो लाइटमैन को गिरने की वजह से चोटें भी लग चुकी हैं। शूटिंग में यूज होने वाले कुछ इक्विपमेंट्स कई बार अचानक से खराब हो जाया करते थे। यहाँ के कैमरामैन भी बताते हैं कि कैमरे की डायरेक्शन अपने आप बदल जाती थी, उसकी लोकेशन भी कई बार अपने आप चेंज हुई है। इतना ही नहीं, फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने भी ग्रीन रूम में एक शैडो टाइप फिगर देखने की बात कही है और साथ ही ये भी बताया है कि उनके ड्रेसिंग रूम, उनके बाथरूम के दरवाजे अपने आप बंद हो जाया करते थे। कई एक्ट्रेस ने यह दावा किया है कि उन्हें उनके रूम में किसी के होने का हमेशा एहसास हुआ करता था। और तो और कुछ अदृश्य शक्तियों ने कई बार उनके कपड़े भी खींचे हैं। शूटिंग स्टाफ के अलावा यहाँ के होटल्स में रुकने वाले गेस्ट लोग भी कुछ पैरानॉर्मल होने की शिकायतें करते थे। कुछ गेस्ट उनके बाथरूम के मिरर पर कुछ उर्दू जैसी भाषा में लिखा हुआ मिलने की बात करते थे, तो वहीं कुछ लोग फुसफुसाहट और अजीब सी आवाजें सुनने के बारे में बताते थे। और एक सबसे अजीब इंसिडेंट जो गेस्ट बताते हैं कि उनके रूम में थोड़ी देर तक रखा हुआ खाना आधा खाया हुआ मिला करता था। ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इंसिडेंट्स के कारण ही लोग रामोजी फिल्म सिटी को एक भूतिया और एक रहस्यमय जगह मानते हैं। हालांकि रामोजी फिल्म सिटी के अधिकारी इनमें से किसी भी बात और दावों से सहमत नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन सच क्या है ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। आपने रामोजी फिल्म सिटी के बारे में क्या सुना है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं मोहित बाजवान आप सभी का स्वागत करता हूं द किंग ऑफ हिस्ट्री में। यह दुनिया अपने आप में कई ऐसे रहस्य को समेटे हुए है। यह रहस्य जमीन के ऊपर तो है ही, जमीन के अंदर भी है। इन रहस्यों को जितना समझने की कोशिश की गई है, यह उतना ही उलझते चले गए। यह रहस्य कई सालों से या कहे कई सदियों से अपने अंदर कुछ ऐसे राज दबाए हैं जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही एक राज दफन है मैक्सिको की जमीन के नीचे। तो आज द किंग ऑफ हिस्ट्री में हम आपको बताएंगे मैक्सिको के सैंटोस गुफा की कहानी। आज दुनिया की वो सबसे रहस्यमय गुफा जिसका राज अनसुलझा तो है ही, अनजान भी है।
पाताल के अंदर इस सबसे रहस्यमय गुफा को मानव सभ्यता की सबसे पुरानी गुफा भी माना जाता है। पाताल के अंदर मैक्सिको के युकातान पेनिनसुला में बनी इस गुफा का जिक्र मायन सभ्यता के ग्रंथों में भी मिलता है। ये बाहर से जितनी खौफनाक है, अंदर से ये उतनी ही हैरान करने वाली है। इस गुफा की कहानी सदियों से सुनी और सुनाई जाती रही है, लेकिन आज तक इसका राज कोई जान नहीं पाया है। गुफा के अंदर कई और गुफा हैं, जिनकी गहराई कितनी है ये किसी को नहीं पता। और तो और इस गुफा के बारे में जो कहानियां मशहूर हैं वो बहुत दिल दहला देने वाली हैं। ऐसी मान्यता है कि इन गुफाओं की गहराई में जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता और इसी में भटक भटक कर अपना दम तोड़ देता है। कई बार लोगों ने इन गुफाओं में जाने की कोशिश की, लेकिन या तो वो कभी लौट कर नहीं आए या वो इसकी गहराई से घबराकर पहले ही लौट आए। कुछ गोताखोरों ने पानी में डूबी दुनिया की सबसे बड़ी गुफा को खोजने की कोशिश भी की थी, मगर वो सिर्फ 350 किलोमीटर अंदर ही जा पाए। उन गोताखोरों ने इस रहस्यमय गुफा की जो तस्वीरें ली हैं उन्हें आप भी देखिए। उन गोताखोरों के मुताबिक ऊपरी तौर पर मैक्सिको के युकातान पेनिनसुला के नीचे मिली ये गुफा पानी में डूबी 2 गुफाओं को जोड़ती है और ये राज उन्होंने 14 साल की मेहनत और सैकड़ों घंटों की गोताखोरी करने के बाद पता किया है। जबकि ऐसा न जाने कितने रहस्य हैं जो इस गुफा में कैद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 10,000 से 12,000 साल पहले इन गुफाओं का इस्तेमाल मायन सभ्यता के लोग किया करते थे। मायन सभ्यता के ग्रंथों में इस गुफा को सिनोट नाम से पुकारा गया है, जो मायन सभ्यता के दी जिनोट शब्द का स्पेनिश रूप है। 10 किलोमीटर लंबी इस गुफा में मायन सभ्यता की कई निशानियां मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि ताजा पानी से भरी ये गुफाएं कुल 1400 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। गुफा के अंदर की बनावट प्राचीन स्पेनिश कलाकृति का नमूना है। मायन सभ्यता के ग्रंथों में भी इसी तरह की मिलती जुलती कलाकृतियों की तस्वीरें मिलती हैं। पानी के अंदर ये 5वीं और दुनिया की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक ये गुफा है। गुफा के अंदर का नजारा हैरान करने वाला है। गुफा को नीचे की तरफ से आम गुफा की तरह ही बनाया गया था, लेकिन ऊपरी हिस्से को खुला हुआ रखा गया है ताकि हवा इस गुफा तक आसानी से पहुंच सके। इस गुफा का ऊपरी हिस्सा जितना खूबसूरत है, पानी के नीचे की इसकी दुनिया उससे भी कहीं ज्यादा दिलकश है। कहते हैं जैसे जैसे इस गुफा के पानी की गहराइयों को खोजा जाएगा, वैसे वैसे इसके कई और रहस्य खुलेंगे। मगर यहाँ हर गोते में गोताखोरों के सामने सुरक्षित वापस लौटने की चुनौती होती है, क्योंकि पानी से भरी गुफाओं में रास्ता भटकने या ऑक्सीजन खत्म होने पर अक्सर गोताखोर मारे जाते हैं। वैसे आकार के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी गुफा अमेरिका में है। मेमत केव कही जाने वाली ये गुफा 650 किलोमीटर लंबी है। नमस्कार, मैं कुसुम बाजवान। आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। हमारी आज की खास पेशकश है असीरगढ़ में अश्वत्थामा। जी हाँ, गुरु द्रोण की वीर पुत्र अश्वत्थामा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमर है, शापित है और आज भी भटक रहा है। आखिर बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले से अश्वत्थामा का रिश्ता क्या है? आइए उठाते हैं इसके राज से पर्दा, जिसके रहस्य को जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। असीरगढ़ में कौन आता है हर रोज गुमनामी की चादर ओढ़कर? कौन लिख जाता है यहाँ रहस्य की इबारत? इस सवाल के जवाब जानने के लिए आपको लौटना होगा पीछे, बहुत पीछे। सदियों पीछे द्वापर युग में यहाँ के लोग, यहाँ की हवाएं, यहाँ के पत्ते बूटे सब ये कहते हैं कि इन वादियों में घूमने वाला वो रहस्यमय साया कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा का है। जी हाँ,
द्रोणवीर अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा के बारे में ये मान्यता है कि वो अमर है। हालांकि महाभारत के महासमर के बाद वो कहाँ गए, इसका कोई जिक्र इतिहास में नहीं मिलता है। आज तक किसी ने ना तो देखा और ना ही जान पाया है। महाभारत की कथा के मुताबिक जब कौरवों की हार से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो इसके बाद सजा के तौर पर श्री कृष्ण ने उनके माथे पर जड़ी अनमोल मणि निकाल ली थी, जिससे वहां पर घाव बन गया। कहते हैं कि आज भी वो घाव भरा नहीं है। कहा यह भी जाता है कि अश्वत्थामा उस घाव के दर्द से व्याकुल होकर आज भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कहते हैं कि सदियों से असीरगढ़ अश्वत्थामा की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये भी कहते हैं कि इस पावन धरती पर अश्वत्थामा की आराधना जारी है। कहना गलत नहीं होगा कि ये जंगल ही अश्वत्थामा की आश्रय स्थली बन गए हैं। ये खंडहर ही उसके घर हैं। इन पगडंडियों पर अश्वत्थामा के कदमों के निशान मिलते हैं। ये निशानियां अश्वत्थामा की पहचान तो बताती हैं, लेकिन उसके वजूद के इर्द गिर्द बुने रहस्यों को हटा नहीं पाती है निशानियां। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। नमस्कार, मैं कुसुम बाजवान। आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। आज तक हमने मुगलों और शासक व उनके योद्धाओं के बारे में ही पढ़ा और वे देखा है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे महान सम्राट के बारे में बताएंगे जिसने सिकंदर जैसे क्रूर राजा के आगे हार नहीं मानी। कहा जाता है महान सम्राट पोरुष को जब सिकंदर के सामने बंदी बनाकर पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तब पोरुष ने कहा, जो राजा के साथ व्यवहार होता है वही मेरे साथ व्यवहार होना चाहिए। सचमुच यह है अच्छी बात है, पर क्या सच में एक सच्चाई है या यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को एक महान राजा बनाने के लिए लिखा? आज द किंग ऑफ हिस्ट्री में हम आपको बताएंगे भारत महान सम्राट पोरुष के बारे में, जिसने सिकंदर जैसे क्रूर शासक के आगे घुटने नहीं टेके और सिकंदर को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पुरु का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोरस लिखा है। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले प्लूटर्क ने बताया, सिकंदर सम्राट पुरु की 20,000 की सेना के सामने तो टिक नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के महान सम्राट धनानंद की 3,50,000 की सेना का वो सामना कैसे कर पाता? क्या वाकई सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में हमें यही बताया जाता है, और जो पश्चिम कहता है दुनिया उसी को सच मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखाई देती है। सिकंदर के हमले की कहानी बनाने में पश्चिम देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृति की मदद मिली, जो यह कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिम अभियानों में पहला था जो पूर्व के बर्बर समाज को सभ्य और सांस्कृतिक बनाने के लिए किए गए। अजीब लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत भी लिखे जाते हैं। यही नहीं, उस पर तो कई फिल्में भी बनती है जिसमें उसे महान बताया जाता है। और इतना ही नहीं, उस पर तो एक कहावत भी है, जो जीता वही सिकंदर। सचमुच ही अगर भारतीयों ने पश्चिम इतिहासकारों की किताब को नहीं पढ़ा होता तो आज हम कहते जो जीता वही पोरस। लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी ने आज हमें अंग्रेज भक्त बना दिया है। को बता दे, सिकंदर अपने पिता के देहांत के बाद तेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करके
मेडोनेशिया की राजगद्दी पर बैठा था। लालच के कारण वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता था। इतिहासकारों की माने तो सिकंदर ने कभी भी किसी पर दया नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक साथियों को उनकी छोटी सी भूल से नाराज होकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। में उसका एक योद्धा बसूस भी था। कोई क्रूर हत्यारा व्यक्ति महान कहलाने के लायक है? आपको बता दे, गंगाधर के राजा अंबी ने सिकंदर का स्वागत किया और भारत के साथ गद्दारी की। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन ने बताया, जब बैक्टीरिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया, सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनके नाक कान भी कटवा दिए। जब इतने से भी सिकंदर का मन नहीं भरा तो उसने उनकी हत्या करवा दी। ऐसा क्रूर सिकंदर क्या महान सम्राट पोरस पर दया दिखाता? यदि पोरस हार जाते तो क्या वह जिंदा बचते? उनका साम्राज्य यूनानी साम्राज्य नहीं हो जाता? पश्चिम इतिहास में लिखा गया, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा झूठा जाल रचा। टैरब्रो, सर्वनबेक आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का जिक्र भी किया है कि मेगस्थनीजी आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को महान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया और बाद में चाणक्य के साथ मिलकर मगध पर आक्रमण किया। नमस्कार, मैं कुसुम बाजवान। आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। भूत प्रेतों के बारे में कहा जाता है यह सुनसान जगहों में रहते हैं, लेकिन आज की हमारी यह वीडियो को देखकर आपका भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि यह भूत सुनसान जगहों नहीं बल्कि एक चौल के आसपास भटकता है, जहां दिन भर लोगों की चहल पहल बनी रहती है। यह चौल मुंबई के महिम कैनोसा प्राइमरी स्कूल के पास स्थित डिसूजा चौल है। कहा जाता है इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती है। मुंबई, कहते हैं यहाँ रात कभी नहीं होती है। ये शहर कभी सोता नहीं है। ये शहर कभी थमता नहीं है। रात में भी यहाँ अंधेरा नहीं होता है। लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि इस माया नगरी की चमक दमक के बीच और बीचों बीच शहर में इंसानों के साथ आत्माएं भी रहती हैं। भूत प्रेत आत्माओं का नाम लेते ही पुरानी हवेली, कब्रिस्तान ये सुनसान जगहों की तस्वीर मन में आ जाती है। लेकिन ये आत्मा सुनसान इलाके में नहीं बल्कि मुंबई के बीचों बीच माहिम की एक चौल के आसपास भटकती है, जहां दिन भर लोगों की चहल पहल बनी रहती है और रात में आत्मा का खौफ। नाम है इसका डिसूजा चौल। हिंदुस्तान की 10 सबसे डरावनी जगहों में से एक ये है। माहिम में कैनोसा प्राइमरी स्कूल के पास इस चौल के बारे में कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती है। यहाँ पैरानॉर्मल शक्तियों को अनुभव किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग इन रूहानी ताकतों के कब्जे में कई बार आ चुके हैं। मगर कौन है ये भूतनी जिसके यहाँ भटकने की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है? कहते हैं ये भूतनी सालों पहले इसी चौल में रहती थी। नाम था उसका सुलोचना। वो एक रोज रात को कुएं से पानी भर रही थी। तभी चबूतरा गीला होने की वजह से उसका पैर फिसल गया, जिससे वो महिला कुएं में जा गिरी। कुएं में गिरने के बाद वो काफी देर तक खुद को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन चौल में रहने वाला कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और कुएं के पानी में दम घुट जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। क्योंकि कुएं के चारों तरफ बाहर आने के लिए सुराग या बचने का कोई तरीका नहीं था, लिहाजा वो बचने की कोशिश भी नहीं कर पाई। सुलोचना तो मर गई,
लेकिन अब कहा जाता है कि उस घटना के बाद से उसकी आत्मा इस कुएं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो कोई रात को उस कुएं के नजदीक से गुजरता है तो उन्हें वो औरत दिखाई देती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। राम साकिब बिल्डिंग के कंपाउंड के इस कुएं को अब सील कर दिया गया है ताकि वो आत्मा किसी को नुकसान न पहुंचाए। आज भी लोग उस आत्मा को देखने का दावा करते हैं, खासकर हर अमावस को उसकी आत्मा के यहाँ जरूर आने का दावा किया जाता है, जो सुबह गायब हो जाती है। सुलोचना की आत्मा के खौफ में लोग अब इस कुएं पर प्रेत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर लोग कहते हैं कि अभी तक इस आत्मा ने यहाँ आना जाना नहीं छोड़ा है। मुंबई में एक ऐसी ही कहानी बॉम्बे हाई कोर्ट से भी जुड़ी हुई है। यहाँ काम करने वाले लोग और वकीलों के मुताबिक वहां के कोर्ट रूम में एक भूत का साया है जो किसी भी कत्ल के मुकदमे में उन आरोपियों को अदालत कक्ष में घुसने पर धमकी देती है। इन कहानियों की वजह से हर तरफ इसका मजाक भी उड़ाया जाता है कि अगर अदालत में इजाजत देती है तो मुमकिन है ये एक नौकरी पेशा वकील या पूर्व हत्या के दोषी का भूत होगा और हत्या के मामलों को जल्दी और आसानी से हल करने में मदद कर सकता है। नमस्कार, मैं कुसुम बाजवान। आज आपको ले चलूंगी पानीपत की युद्ध भूमि में। भारत के इतिहास में अनेक युद्धों का वर्णन मिलता है, मगर पानीपत के युद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो पानीपत की भूमि पर अनेक युद्ध लड़े गए थे, मगर उनमें से 3 युद्ध अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 1761 का युद्ध क्यों हुआ था और किस राज्य के सिर पर जीत का ताज सजा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी और मराठों के बीच दिल्ली की गद्दी पर कब्जे के लिए लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली इससे पहले भी हिंदुस्तान पर हमले कर चुका था, लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी फौज से था जो अपनी अद्भुत वीरता, अदम्य साहस और कुशल रणनीति के लिए जानी जाती थी। 18वीं सदी के जिस काल में घटनाएं हुई, तब तक मुगल शासन सिमटकर लाल किले तक रह गया था। यह वो समय था जब मुगल काल अपने सबसे काले दिनों का सामना कर रहा था। यह उन बहुत ही कम युद्धों में से एक था जिसे भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया। आज की वीडियो में हम इस युद्ध के घटनाक्रमों को बड़ी बारीकी से जानने वाले हैं। इतिहास में हरियाणा का पानीपत एक युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही 2 युद्ध लड़े जा चुके थे, इसलिए शासकों की ये प्रिय रणभूमि थी। वर्तमान में इनकी स्मृतियां ही पानीपत की पहचान है। यहाँ लड़े गए 3 युद्ध भारतीय राजनीति और शासन तंत्र में अविश्वसनीय बदलाव का कारण बने। इनमें से पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में लाखों मराठे खेत रहे। वे मराठे जिनका उस काल में पूरे भारत में खौफ था और छोटा बड़ा हर शासक उस समय उनसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं रखता था, और ऐसी सेना के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। पानीपत का तीसरा युद्ध दरअसल 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठों और अफगानों के बीच चल रहे युद्धों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। इन दोनों ही दलों के बीच काफी समय से संघर्ष चल रहा था। 10 जनवरी 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति दत्ता जी की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मराठों की यह हार ही इस युद्ध का कारण बनी। इस हार का समाचार सुनकर पेशवा बाजीराव ने अब्दाली की शक्ति नष्ट करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इसी सेना ने 2 अगस्त 1760 को दिल्ली अब्दाली के कब्जे से आजाद करा लिया। अब्दाली इस हार से तिलमिला उठा, लेकिन वह यमुना पार करने में सक्षम न था, इसलिए हार स्वीकार करने के लिए
विवश हो गया। हालांकि यह विजय मराठों के लिए शुभ साबित नहीं हुई। जीत के तुरंत बाद भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठों का साथ छोड़ दिया। अवध का नवाब सुजाउद्दौला 18 जुलाई 1760 को ही अब्दाली से जा मिला था। दिल्ली फतेह करने के 2.5 महीने बाद तक मराठे वहां से निकल नहीं पाए। वहां धन और खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई। धनाभाव के कारण दिल्ली में ठहरना संभव नहीं था, इसलिए वे कंजपुरा की चौकी की ओर बढ़े और 17 अक्टूबर को यहां अधिकार कर लिया। दिल्ली के बाद कुंजपुरा के हाथ से निकल जाने से अब्दाली उत्तेजित हो उठा। मुगल साम्राज्य प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन मुगलिया सल्तनत ने भी कुंजपुरा पर दोबारा हमला किया और इसे जीतने में सफल रहे। पानीपत और उसके आसपास के इलाकों में उस दौर में भयंकर अकाल पड़ा। ये शासकों के लिए गरीबी में आटा गेला था। मराठे भयानक भूख और धन की कमी से परेशान हो उठे। बदतर होते हालात के बीच उन्होंने अब्दाली से बातचीत की पहल की, लेकिन रुहेला सरदार नजीब के कारण वार्ता असफल रही। अंततः मराठों को 14 जनवरी 1761 का पानीपत का युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में मराठों की कुल सेना 45,000 थी और अब्दाली के पास 65,000 सैनिक थे। मराठे अश्वसेना और तोपखानों की दृष्टि से बेहतर थे, जबकि अब्दाली की पैदल सेना बेहतर थी। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध 14 जनवरी 1761 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इसमें 2 बजे तक मराठों का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि इब्राहिम खान गार्दी के तोपखाने ने शत्रु शिविर में तहलका मचा दिया था। उसी समय पेशवा के पुत्र विश्वास राव को गोली लग गई। वह मौके पर ही शहीद हो गए। विश्वास राव को मरते देख भाऊ पागल हो उठे और जैसा कि अधिकतर युद्ध में हुआ, भावनाओं के कब्जे में आकर एक अच्छा शासक अपनी बुद्धिमता खो देता है। मुगलों के लिए मानो जैसे किसी मृत व्यक्ति को अमृत की तरह मिल गया। भाऊ तत्काल हाथी से उतरे और घोड़े पर बैठकर अब्दाली की सेना में घुस गए, जो कि एक बहुत बड़ी गलती कही जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्हें शहीद ही होना था, और वही हुआ। मराठा सेना में इस घटना से भगदड़ मच गई और वह हार गई। पेशवा को हार और अपने भाई व पुत्र की मृत्यु का समाचार एक पत्र के द्वारा प्राप्त हुआ। इस अत्यंत दुखद समाचार को पत्र में भी बड़े सहज भाव से प्रकट किया गया। पत्र में लिखा था, 2 मोती नष्ट हो गए और 87 स्वर्ण मोहरें खो दी गई, और चांदी तांबे की तो गणना ही नहीं। इस युद्ध में भाव सहित 28,000 मराठे शहीद हो गए थे। शेष बंदी बना लिए गए, जिन्हें बाद में मार डाला गया। युद्ध को सुनकर आंखों में आंसू आ रहे हैं और दिल मान लो इस स्थिति की कल्पना करके ही छल नहीं हुआ जा रहा है। अनंत दुख का एहसास है। युद्ध नहीं, एक काले दिन की कहानी है, एक काले दिन का इतिहास है। नमस्कार, मैं कुसुम बाजवान द किंग ऑफ हिस्ट्री में नागपुर के कब्रिस्तान के बारे में बताऊंगी। नागपुर का पारसी कब्रिस्तान शैतान का घर बताया जाता है। कई लोगों ने इस जगह पर कुछ अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया है। यहाँ आने वाले बहुत से पर्यटकों ने यहाँ पर भयानक आवाज को सुनने का दावा किया है। नागपुर स्थित पारसी ग्रेवयार्ड को भूतों का घर कहा जाता है। कहा जाता है जिन लोगों ने यहाँ नेगेटिव अनुभव लेने की कोशिश की ते कई दिनों तक उठ नहीं पाए। अधिकांश लोग यहाँ की डरावनी आवाजों को सुन चुके हैं। जानकारों का मानना है कि यहाँ शैतानी आत्माओं का निवास है। बहुतों के लिए यहाँ की बातें मात्र कहानी हैं, जबकि जो लोग यहाँ रूहानी ताकतों का सामना कर चुके हैं उनके लिए यह ग्रेवयार्ड किसी बुरे सपने से कम नहीं। इन बातों पर विश्वास न करने वाले कई लोग यहाँ डरावना अनुभव लेने के लिए भी आते हैं। यहाँ की अजीबो गरीब आवाजों ने इस जगह को नागपुर के हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर दिया है, जहाँ शाम के बाद कोई गलती से भी नहीं भटकता।
कुसुम बाजवान और आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए बात करते हैं भारत की शान कहे जाने वाले एक अद्भुत किले की। वैसे तो प्राचीन किले में भारत की शान है। इनका निर्माण दुश्मन की सीमा से बचने के लिए कराया जाता था। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जो अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। यह किला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसे रायसेन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो यहाँ कई राज दफन है और इसे लेकर कई कहानियां मशहूर है, लेकिन एक ऐसी कहानी जो खौफ और आश्चर्य से भरपूर है। कहते हैं कि यहाँ के राजा ने अपनी रानी का सिर काट दिया था। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, तो चलिए जानते हैं। यह किला 1200 ईस्वी में बना था। किला शहर की पहाड़ी पर स्थित है। दो धर्मों की समानता को दर्शाने वाले इस किले के अंदर एक मंदिर और एक मस्जिद है। भोपाल शहर में स्थित 800 साल पुराने इस किले में 9 प्रवेश द्वार और 13 टावर हैं। इसके अलावा यहाँ कई गुंबद और मध्यकाल की कई इमारतों के अवशेष भी मौजूद हैं। हालांकि अब यह महल सैकड़ों चमगादड़ों का घर बन चुका है। आपको बता दें, इस किले का इतिहास गौरवशाली रहा है। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया था। इनमें से एक थे शेर शाह सूरी। बताया जाता है कि शेर शाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने किले पर राज करने के लिए तांबे के सिक्कों को पिघलाकर तोपें बनाई थी। अपनी इस मेहनत की बदौलत ही वह किले को जीतने में कामयाब हो पाए। यह भी कहा जाता है कि 1543 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए छल का सहारा लिया। बताते हैं कि उस समय इस किले पर राजा पूरनमल का शासन था। जब उसे पता चला कि उसके साथ छल या धोखा किया गया, तो उसने अपने दुश्मनों से अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसका गला काट दिया। इस किले के बारे में एक दिलचस्प बात है, जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता। कहते हैं कि राजा राजसेन के पास एक पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोने में बदल सकता था। यह एक रहस्यमय पत्थर था जिसके लिए काफी लड़ाइयां भी हुई। जब राजा राजसेन हार गए तो उन्होंने इसे झील में फेंक दिया। हालांकि अन्य राजाओं ने इस पत्थर को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर कभी नहीं मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी लोग इस पत्थर को ढूंढने आते हैं। बताया जाता है कि एक जिन इस बेशकीमती और रहस्यमय पत्थर की रक्षा करता है। हालांकि पुरातत्व विभाग को इस बारे में कोई प्रमाण नहीं मिले, लेकिन कही सुनी कहानी को जानकर लोग आज भी पारस पत्थर को खोजने यहाँ पहुँच जाते हैं और उनके हाथों निराशा ही लगती है। नमस्कार, मैं कुसुम बाजवान, आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। तो चलिए आज बात करते हैं शमशान घाट की। वैसे तो शमशान में बहुत सन्नाटा होता है। आखिरकार लाशों से भरी भूमि ना तो चिल्लाती है और ना ही खुशी मनाती है। क्यों? सच है ना? पर आप कल्पना कीजिए कि कब्रिस्तान में किसी अलौकिक शक्ति से संपर्क करें पर वो हवा में गायब हो जाए। क्यों? ये सोचकर लगने लगा ना डर।
आज हम आपको बेंगलोर के एक ऐसी ही भूतिया स्थान के बारे में बताएंगे। बेंगलोर ओल्ड मद्रास रोड के पास यह पुराना कब्रिस्तान मजबूत दिल वालों के खून को भी गाढ़ा कर देता है। स्थानीय लोगों के अनुसार वहां बहुत से लोगों ने एक परछाई को आधी रात में कब्रों के आसपास भटकते देखा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह एक आदमी है। वहीं कुछ का दावा है कि सफेद कपड़ों में बिना सिर वाला साधारण व्यक्ति है। कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले लोगों ने यह भी बताया है कि जब उसे बुलाया जाता है या उससे बात करने की कोशिश की जाती है तो वह रहस्यमय तरीके से हवा में गायब हो जाता है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उस डरावने साए को नहीं देखा वे भी दावा करते हैं कि उन्होंने महसूस किया है कब्र के पीछे से कोई उन्हें देख रहा था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। लोगों का दावा है कि कब्रिस्तान के आसपास होने पर उन्हें अपनी छाती में बेचैनी, भारीपन और घुटन महसूस होती है। ये घटनाएं इतनी अनोखी है कि कब्रिस्तान का चौकीदार भी रात के समय कब्रिस्तान से दूर रहता है और कुछ लोग दिन के उजाले में भी कब्रिस्तान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन क्या कोई मुर्दा जिंदा हो गया है या कोई आत्मा कब्र में जा रही है, कौन जानता है। नमस्कार, आप देख रहे द किंग ऑफ हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ कुसुम जय शर्मा। दुनिया भर में हजारों ऐसे स्थान हैं जो अपने सीने में न जाने कितने राज दबाए हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम से आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जहां रोज रात में एक पर्वत पर परियों के उतरने का दावा किया जाता है। कहा जाता है उन परियों को बहुत बार देखा भी गया है। आज हम करेंगे इन सभी दावों की छानबीन। परियों की ये कहानी कहती है कि कभी उत्तराखंड के टिहरी गांव में आशा रावत नाम का एक इंसान रहा करता था, जिसकी 9 लड़कियां थी और उन 9 लड़कियों की खूबसूरती ऐसी थी कि उनके सामने किसी का टिक पाना मुश्किल था। उन लड़कियों ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिन्हें देखकर गांव के लोग दंग रहते थे। टिहरी की कहानी कहती है कि आशा रावत की 9 बेटियां वक्त से पहले बड़ी हो गईं और एक दिन एक साथ पीड़ी पर्वत और कहट पर्वत की ओर चल दी और यहाँ से वो परियां बनकर आसमान में उड़ गईं। इस रहस्य की खोज में हमने बात की गोविंदा सिंह रावत से, जो परियों को अपना पूर्वज बताता है। हमारे जो पूर्वज थे आशा रावत, इनके घर में ये 9 बहनें जो हैं पैदा हुई हैं और उसके बाद जो है ये इनकी जो है बहुत जल्दी ग्रोथ हुई, जल्दी जो है ये फलने फूलने लग गई, जब बड़ी हो गई और उसके बाद जो है जैसे ये बड़ी हुई है तो ये जो है यहाँ से जो है चल करके ऊपर की तरफ गई और ऊपर की तरफ जो है ये कहते हैं कि वदंती है कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको जो है हर के अपने साथ ले गए। दावा किया जाता है कि टिहरी की उन 9 बेटियों ने खुद ही पीड़ी पर्वत का रुख नहीं किया होगा, उन्हें भगवान ने बुलाया होगा, क्योंकि टिहरी के 6000 फीट ऊंचे इस पर्वत पर पीड़ी पर्वत का 8 किलोमीटर लंबा सफर जोखिम भरा है। कहानी कहती है कि पीड़ी पर्वत का ही ये खतरनाक सफर टिहरी की 9 बेटियों को उस जगह तक ले गया होगा जिसके आगे उन्हें उजाला नजर आया होगा और पीछे सिर्फ अंधेरा। ये रास्ते जो है यही है, इस गांव के जो ऊपर चढ़ने के लिए जो खैट और पीढ़ी के लिए रास्ते हैं, ये पगडंडियाँ दिख रही है। तो ये जो रास्ते हैं इन्हीं रास्तों से ये 9 बहनें भराड़ी जो हैं ऊपर की ओर गई और भगवान श्री कृष्ण ने जब इनको हर के ले गए तो ये ऊपर चलते गए और जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तो इनको जो है उजाला दिख रहा था और जब जैसे ये अपने नीचे गाँव की तरफ मुड़ी तो इनको जो है अंधेरा दिख रहा था। तो ये इस तरह से जो है एक कहाँ वो है तो इस तरह से जो है चलते ये थात गाँव पहुँचे। थात गाँव से जो है खैट पहुँची और खैट से जो है ना पीढ़ी चली गई और वहाँ से जो है ये जिंदे जो है ना स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तो आज जो है यही मान्यता है कि इसी रूप में जो ये कभी कभी दिखती हैं। आपको बता दें कि परियों का तय किया गया 8 किलोमीटर का ये सफर आज आस्था का सफर बन चुका है, जिसे आज भी लोग भक्ति भाव के साथ तय करते हैं। तो इस गांव की उन परियों में आस्था ऐसी है कि वो उनके लिए अलग से धान बोते हैं, जिनकी फसल को लेकर मान्यता है कि इन्हें परियां काट ले जाती है। टिहरी में धान को लेकर एक मान्यता है, धान काटने वाली वो कोई और नहीं बल्कि 9 परियां हैं जो धान की फसल को पीड़ी पर्वत पर ले जाती हैं, पहाड़ पर बनी उल्टी ओखली में कूटती हैं
और पर्वत पर बने माता के दर पर चावल का प्रसाद भी चढ़ाती हैं, जिसकी सबूत आज भी पर्वत पर मिलते हैं। तो साहब है, समझ जैसे मान लो यात्री लोग जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, जाने में अच्छा है और ठंडा अच्छा है, और वहाँ की जो मतलब वातावरण है इतनी शुद्ध है, खान पीन से ले वो चाहे कुछ हो, वो वहाँ बांझ बुरास है, अयार है, वो बमोर भी रहते हैं, और वो हमारा ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना हो। हाँ, भराड़ी माता वहाँ रहती है, तो वहाँ का जैसा मतलब एक नाम कहते हैं ना, कहावत कहते हैं कि पीढ़ी भराड़ी, अभी नहीं उकलेरे, उकलेरे आप नहीं जानते क्या होता है, ओखली नहीं होती, ओखली जिसमें धान कोड़ते हैं, वो वहीं हैं ऊपर, तो वो परियां जो है वहाँ कुटाई करती है। कहते हैं कि पर्वत की खतरनाक चोटियां देवी माँ का रूप है, जो रूप धरकर देवी माँ ने असुरराज का संहार किया। हम लोगों ने माता का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखा, हम उसको व्याख्या नहीं किया जा सकता है कि हम किस तरह हम माता का वो कर सकते हैं। चंडी पुराण, पद्म पुराण, इन पुराणों में जब यहाँ का व्याख्या देखी गई है तो कहा जाता है कि इस जहाँ जिन स्थानों पे दैत्य खाल, खोडी, एक सामने खोडी खाल हो गया, दैत्य खाल हो गया, कगरचा खाल हो गया, केमुंडा खाल हो गया, जितने खाल लगभग 108 खाल के नाम से जहाँ पे जो रहे हैं, माता ने पीढ़ी पर्वत पे आकर के अपना रूप धारा, और जहाँ पे माता ने तीर मारा, उनका वध किया, उसी के नाम से आज भी इन खालों का नाम से प्रचलित है। लोगों का मानना है कि इन रास्तों पर अनहोनी कदम कदम पर इंतजार करती है। आपको बता दें कि पीढ़ी पर्वत पर पहुंचने के बाद आपको एक गर्भ गुफा मिलती है। जब आप इस गर्भ गुफा में प्रवेश करते हैं तो उसमें आपको 9 नागिनों की आकृति बनी मिलती है, तो कोई और गुफाओं के रास्ते खुलते हैं। गर्भ गुफा को लेकर दावा किया जाता है कि नागिनों की आकृति के आगे जाना असंभव है, क्योंकि यहाँ से नागों की दुनिया शुरू हो जाती है। तो लोग ये भी दावा करते हैं कि वो आशा रावत की 9 बेटियां ही हैं जो परियां बनकर स्वर्ग चली गईं, और वो 9 परियां ही हैं जो आज भी इस पर्वत पर उतरती हैं और नागिनों का रूप धारण कर गुफा में लुका छुपी खेलती हैं। भारत चमत्कार और आस्थाओं का देश है। यहाँ आज भी ऐसे ही रहस्य मौजूद है जिन्हें इंसान चाहकर भी सुलझा नहीं पाया। ऐसा ही एक शहर है जो सूरज ढलते ही भूतों का स्थान बन जाता है। यही नहीं, यहाँ शाम को रुकने वाला इंसान पत्थर में बदल जाता है। आज आप देखेंगे कि यहाँ क्यों इंसान रात के अंधेरे में पैर नहीं रखता। भारत चमत्कार और आस्थाओं का देश है। यहाँ आज भी ऐसे रहस्य दफन है जिन्हें इंसान चाहकर भी सुलझा नहीं पाया। ऐसा एक शहर है जो सूरज ढलते ही भूतों का स्थान बन जाता है। यही नहीं, यहाँ पर शाम को रुकने वाला इंसान पत्थर में बदल जाता है। आज हम आपको रहस्य की खोज में बताएंगे कि क्यों इस जगह रात के अंधेरे में कोई इंसान पाँव नहीं रखता। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का रहस्यों से गहरा रिश्ता है। यहाँ मौजूद हर किले और मंदिर अपने अंदर कोई न कोई राज दबाए हुए हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर के किराड़ू मंदिर पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसके बावजूद भी लोग इस जगह पर आने से डरते हैं, और भूल से जो भी यहाँ आ जाता है वह शाम होने से पहले ही ये जगह छोड़कर चला जाता है। कहा जाता है कि दिन ढलने के बाद जो भी इंसान इस स्थान पर रुकता है वो पत्थर का बन जाता है। लोगों का कहना है कि किराड़ू मंदिर 900 साल पुराना है, और आपको बता दें कि लोगों के अनुसार ये एक शापित मंदिर है, जिसके चलते सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। तो ये मूर्तियाँ यही है, ये मंदिरों के अंदर सब ये मूर्तियाँ उनकी है,
उन्हीं की है। हाँ, जो बन गए थे। बन गए। कहा जाता है कि 1161 ईसा पूर्व इस स्थान का नाम किरात कूप हुआ करता था और मंदिर में कुछ दिनों के लिए एक साधु अपने शिष्यों के साथ रहने आए। गांव वालों से शिष्यों का ख्याल रखने के लिए बोलकर साधु भ्रमण के लिए निकल गए। शिष्य बीमार पड़ गए तो किसी ने भी उनकी सेवा नहीं की, लेकिन गांव की ही एक महिला ने उन सब की जान बचाई। जब साधु भ्रमण कर लौट कर आए तो शिष्यों से उनकी हालत का कारण पूछा। साधु ने क्रोध के मारे सारे गांव को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया और साथ ही साथ मंदिर को भी श्राप दिया कि जो भी यहाँ रात के समय रुकेगा वह पत्थर का बन जाएगा। लेकिन साधु ने जान बचाने वाली उस औरत को आशीर्वाद दिया और गांव की ओर कभी भी पीछे मुड़कर देखने को मना किया। लेकिन उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा, जिसके कारण वह भी पत्थर की बन गई। लोगों का मानना है कि आज भी उस औरत की मूर्ति यहाँ मौजूद है और लोग उसकी पूजा करते हैं। हालांकि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, पर आसपास के गांव के लोगों की कही सुनी बातों पर लोग आज भी विश्वास करते हैं और कोई भी यहाँ रात को नहीं रुकता। नमस्कार, मैं हूं कुसुम बाजवान। आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में मौजूद बंगले में। स्थानीय लोगों के मुताबिक उस बंगले में मौजूद है एक कोठरी जिसे लोग मुक्ति कोठरी कहते हैं। उस कोठरी को बरसों पहले बंद कर दिया गया था। आज भी उस कोठरी में लगा ताला, वहां से कोई आता जाता नहीं है। वो इसलिए कि वहां के लोगों को एक परछाई दिखाई देती है। खास तौर पर रात के वक्त में इस बंगले में से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। तो आइए चलते हैं रहस्य के इस रोमांचक सफर पर। देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में एक ऐसा स्थान भी है जहां अक्सर लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। एक ऐसा गांव जिसे हिंदुस्तान की 10 सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। भारत के सबसे ज़्यादा जिसको हम कहते हैं हाउंटेड प्लेसेस बोलते हैं, यानी भूतिया जगह, उनकी लिस्ट में आता है टॉप 10 में। ये कहानी जुड़ी है एक गांव के मशहूर बंगले से जिसे AB बंगला कहा जाता है, जो करीब 115 साल पहले 1905 में बनाया गया था। जहां रहते थे एक अंग्रेज डॉक्टर मॉरिस। 1921 इस बंगले को एक अस्पताल में बदल दिया गया और यहीं से एक खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि डॉक्टर मॉरिस इसी बंगले में लोगों का इलाज किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर मॉरिस के पास कुछ अजीब सी शख्सियत थी। उनके पास ऐसी कोई शक्तियां थीं, कोई उनका संपर्क था हाउंटेड स्पिरिट्स से, आत्माओं से, जिससे कोई व्यक्ति किस दिन मर रहा है ये उन्हें पता लग जाता था। उस बंगले में एक रहस्यमयी कमरा आज भी है, जिसके दरवाजे पर बरसों से ताला लगा है। डॉक्टर मॉरिस इस कमरे को मुक्ति कोठरी कहा करते थे। मैं एक कमरा अलग से बना रखा था। जब कोई मरीज उनके पास आता था, अगर उनको लगता था ये मरने वाला है, तो उसको उस कमरे में रख देते थे और वो बताते थे कि इस समय इस व्यक्ति की इस तारीख को मृत्यु होगी। और होता क्या था कि उस तारीख उस समय ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। बरसों पुरानी कहानी है कि डॉक्टर मॉरिस उसी कमरे में इंसानों के शरीर की चीड़-फाड़ किया करते थे। कुछ ऐसे प्रयोग करना चाहते थे जिनकी जानकारी किसी को नहीं थी। आज भी उस गांव का बच्चा बच्चा ये दावा करता है कि उस बंगले में डॉक्टर मॉरिस की आत्मा मौजूद है। वहाँ उन लोगों के साए भी दिखाई देते हैं जिनकी मौत मुक्त कोठरी में हुई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस बंगले के आसपास कुछ अजीब से हादसे होते हैं और शाम ढलते ही
लोगों का वहां आना जाना मना हो जाता है, क्योंकि वहां अनजान शाही नजर आने लगते हैं। ये इलाका वीरान नहीं है, बल्कि यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के गवाह कई आलीशान बंगले बने हुए हैं, जहाँ कुछ लोग भी रहते हैं जो इस दहशत के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। विज्ञान और तकनीकी के इस दौर में भूत प्रेत की कहानियां अपने आप में ही एक पहेली हैं, और रहस्य की खोज में आज भी इस पहेली को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक बेहद खूबसूरत बंगला, चारों तरफ हरी घास और सामने उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियां। इस बंगले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा कमरे हैं, लेकिन एक अनजान दहशत की वजह से ये खूबसूरत इमारत एक खंडहर का रूप ले चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया, यहाँ दिन के उजाले में जो कुछ दिखता है वो शाम ढलते ढलते एक बड़ी दहशत के रूप में सामने आ जाता है। आत्माएं दिखती हैं और जो जिस हाल में थे उसी हाल में जो है उस समय रहे होंगे, ऐसा कुछ दिखता है। इन सभी कहानियों की सच्चाई जानने के लिए पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्यों की टीम खंडहर पड़े उस बंगले में गई और बंगले पर पड़ी रहस्य की चादर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको बता दें, पैरानॉर्मल सोसाइटी के छानबीन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। विज्ञान के इस अद्भुत दौर में भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करना तो मुश्किल है, लेकिन जिंदगी में बहुत से हादसे ऐसे होते हैं जो विज्ञान की पहुंच से कोसों दूर हैं। एक फोटो आई है हमारी फोटोग्राफी में, जिसमें कि पिक्चर की जो विंडो है उसकी लेफ्ट साइड में एक चेहरा बनता हुआ नज़र आता है। अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो वो चेहरा, मतलब लोग उसके बारे में कहते हैं कि ऐसी फोटोज़ को देखे कि भूत का चेहरा है, प्रेत का चेहरा, आत्मा का चेहरा है, लेकिन विज्ञान की अगर दृष्टि से आप उसे देखें तो उसको हम लोग मैट्रिक्सिंग कहते हैं। मैट्रिक्सिंग का मतलब होता है कि एक मानव के मस्तिष्क की अपनी जो कल्पना शक्ति है उसके अनुसार उसे क्या दिख रहा है। नमस्कार, मैं मोहित बाजवान और आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री। हमारी आंखों के सामने पूरा शहर वीरान था, लेकिन उसके वीरान होने की वजह बिल्कुल धुंधली। दरअसल हमें पता चला कि एक शहर जो कई सौ सालों से वीरान पड़ा है, सदियों पहले यहाँ 15,000 लोग रहा करते थे। उनकी रोज़ की कमाई लाखों में थी, यानी आज के हिसाब से देखा जाए तो करोड़ों में। लेकिन एक तूफ़ानी रात में कुछ ऐसा घटा, कुछ ऐसा कि पूरा का पूरा गांव ही वीरान हो गया। लोग जैसे मानो हवा में गायब हो गए हो। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कोई नहीं जानता। किसी पड़ोसी राजा ने नरसंहार किया, या कोई प्राकृतिक आपदा आई, या कोई महामारी सब कुछ मिटाकर चली गई। ये सब एक रात में तो मुमकिन नहीं। क्या हुआ, उस शहर के वीरान होने के पीछे कौन सी कहानी है, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से सैलानी यहाँ रात में नहीं रुकते। ये ऐसा रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझा। अब किसी जगह में इतना रहस्य हो तो वहाँ की पड़ताल तो करना बनता ही है। तो चलिए हमारे साथ, आज की हमारी मंजिल है गुजरात का वीरान पड़ा शहर लखपत। इतिहास जहां वर्तमान है, यह कच्छ की जमीन और आसमान है। भारत पाकिस्तान सरहद का लखपत किला, यहाँ गुरु नानक जी की यादें भी हैं। गुरु नानक देव जी की जो चरण पादुकाएं, जो खड़ावें चाकड़ी गुजराती में बोल देते, वो आज भी इस स्थान में सुशोभित हैं। सूफी संतों की बातें भी। घर तो है लेकिन घर वाले नहीं हैं।
सड़कें हैं पर राहगीर नहीं हैं। शहर तो है लेकिन हर तरफ वीराना है। आप भी जिस शहर, गांव या कस्बे में रहते हैं, अगर एक दिन में वे उजड़ जाए तो क्या होगा? सोचकर भी नामुमकिन लगता है। सैकड़ों, हजारों या लाखों आबादी भला एक ही दिन में कैसे गायब हो सकती है? कभी इस शहर की आबादी हजारों में थी और यहाँ रहने वाले हर शख्स की आय लाखों में, इसलिए इस जगह का नाम हो गया लखपत। लाख रुपए का इनकम होता था तो लाखों की उपज करने वाला नाम पड़ गया लखपत। गुजरात और सिंध को जोड़ने की वजह से यह शहर व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस शहर का निर्माण 1800 ईस्वी में जमादार फतेह मोहम्मद ने करवाया था। उस वक्त यह गुजरात में सबसे बड़ी और सबसे अमीर बस्तियों में से एक हुआ करता था। किले की दीवारों के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। किले की दीवार, किले में बने घर और घर में रखा सामान सब कुछ वैसा ही है जैसा उस वक्त रहा होगा, लेकिन नहीं है तो यहाँ रहने वाले लोग। (1819) में आए एक भूकंप ने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। सिंधु नदी का बहाव शहर से दूर हो गया और जिस शहर पर कभी लाल चावल की खेती हुआ करती थी, वहां लोग पानी की बूंद के लिए भी तरसने लगे और आखिरकार शहर के लोगों ने पलायन का फैसला लिया और लखपतियों का यह शहर हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द किंग ऑफ हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ कुसुम जय शर्मा। कई खौफनाक हवेलियों के किस्से अब तक आपने सुने और हमने सुनाए, मगर कोई भी ऐसी हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। इसीलिए दास्तां कितनी सच है कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली में हम आपको ले चलेंगे उसमें रहता है एक परिवार और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर गया। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब किया जाए तो ये बात 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है। वीरान नहीं बल्कि आबाद है एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में रहती है जिंदगी और मौत साथ साथ। अगर हादसे के मद्देनज़र फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी। शामगीर आई थी, सूरज दिन को आखिरी सलाम पेश कर रहा था कि तभी एटा के चमत्कारी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की है, कहती है मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी पानी कराहने की आवाज के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाकई कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई तो मदद के लिए आ भी जाता। मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों में ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार कर रहे हैं।
आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है? क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान का सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोकों से झांकती तो कभी हवेली के छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती। जिसने उसे गौर से देखा है बताते हैं कि उसकी नजरें तेजाब की तरह कलेजे को चीरती सी लगती है, मगर कभी इन्हीं नजरों के दीवाने ये लोग वो जहां खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नजरें टकटकी लगाए रहती हैं। इंतजार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और इसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवार में बेहिसाब बेवजह मौत हुई, और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रमिया के खौफ से कहीं ज़्यादा खौफनाक।